नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है रणविजय की। रणविजय अपने गांव में रहता है और उनकी फैमिली में उनका एक छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। पापा किसान हैं और माँ घर का काम करती है। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। रणविजय पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो घर वालों ने सोचा कि पैसे तो इतने हैं नहीं, तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहो और पढ़ाई करते रहो। तो रणविजय अपने मेहनत कर रहा था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, फॉर्म भी डाल रहा था, कई एप्लीकेशन उसने डाले थे। तो कहीं और जगह तो उसकी जॉब नहीं लगी, लेकिन डाकघर में उसकी जॉब लग गई। अब ये खुशी तो सबसे बड़ी थी कि उसकी जॉब एक डाकघर में लगी है और पैसे भी ठीक ठाक थे। ये बात बहुत पुरानी है, उस वक्त इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जितने भी पैसे मिल रहे थे उतने पैसों में इनका घर अच्छे से चल सकता था। ये सोच करके रणविजय और उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। अब आज रणविजय को ज्वाइन करना था जॉब और सारा सामान, बैग और एक बक्सा, ये सारा सामान लेकर के वो जा रहा था, क्योंकि गांव से दूर जाना था उसे। अब घर वाले थोड़ा सा दुखी भी थे कि वो चला जाएगा बाहर, लेकिन खुश भी थे कि जॉब लगी है, तो चलो अच्छा है, अपने पैरों पर खड़ा होगा। रणविजय जाता है, अपना सारा सामान लेकर के अपनी जॉब को ज्वाइन करता है। काम बहुत अच्छा था और साथ में जो उनके सहकर्मी थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। सपोर्टिंग सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा था, इसलिए रणविजय बहुत खुश होता है और तुरंत एक चिट्ठी लिख देता है घर के लिए कि मैं यहाँ ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। और पता चला है कि डाक बंगले में रहने के लिए अच्छी सुविधा भी है, तो ये चिट्ठी तो भेज देता है। अब उस दिन तो वो ऑफिस के ही एक रूम में रह लेता है और दूसरे दिन उसे डाक बंगले में शिफ्ट होना था। तो ये अपना सामान लेकर दूसरे दिन सुबह सुबह ही डाक बंगले पहुंचता है। तो देखता है कि वो बहुत बड़ा डाक बंगला था और वहाँ पर और कोई नहीं रहता था। पहले एक डाक बाबू रहते थे, तो वो जब रिटायर हुए तो अब मतलब रणविजय जी आए, तो इनको वो जो रूम दिखाया गया, रूम बहुत ही आलीशान था और जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ का, तो वो मतलब कुछ अजीब सा था, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था रणविजय से। तो रणविजय ने सोचा कि शायद इसका आज मूड खराब होगा, हो सकता है इस वजह से। तो वो सिक्योरिटी गार्ड इनका सारा सामान और सारी ज़रूरतें का सामान सब कुछ रख करके वो चला जाता है, गेट पर बैठ जाता है। अब रणविजय जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और डाकघर की तरफ चल देते हैं। तो डाकघर जाते हैं, पूरा दिन अच्छे से काम होता है और सब कुछ खाना वाना वहीं पर खा लेते हैं, क्योंकि अभी बनाने का कोई सामान लाए नहीं थे। तो इन्होंने सोचा था कि उसी के बगल में ही एक ढाबा जैसा होटल है, तो वहीं से खाना खा लेंगे। शाम के वक्त रणविजय जी वहीं से खाना खा करके बस अपने डाक बंगले की तरफ लौट रहे थे। अंधेरा हो गया था और वो धीरे धीरे अपना बैग लेकर के चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आगे आगे एक लड़की है जो रेड साड़ी में है, वो चली जा रही है। तो ये सोचते हैं इतनी रात को यहाँ पर एकदम सन्नाटा है, क्योंकि आउटर एरिया था, तो वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है कि यहीं आसपास रहती हो, तो इस वजह से जा रही है। पर वो लड़की डाक बंगले की तरफ जा रही थी। रणविजय ने जब भी ये चीज़ देखी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब ये अपने डाक बंगले के पास पहुँचे ही थे कि वो लड़की वहीं से अचानक से दिखना बंद हो जाती है। तो ये इधर उधर देखते हैं और थोड़ा अजीब था, क्योंकि अगल बगल कोई घर नहीं थे, तो आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। ये जाते हैं तो देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं था, तो वो आवाज़ देते हैं उसे, राकेश राकेश, लेकिन राकेश वहाँ था ही नहीं।
पता नहीं शायद खाना खाने गया हो या जो भी है। तो ये चला जाता है अंदर अपने रूम की तरफ। जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो अचानक से कोई बाहर से गेट नॉक करता है। तो ये सोचता है कि हो सकता है राकेश आया होगा, तो ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देख के एकदम से चौंक जाता है कि ये तो वही लड़की है जो रोड पर अभी दिखी थी। तो ये पूछता है, अरे आप यहाँ क्या करने आई हैं? तो वो कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। रणविजय कहता है कि मतलब मुझसे बात करनी थी? क्या बात करनी थी? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो कहती है, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आप डाक बाबू है ना? तो वो कहता है हाँ। तो कहती बस मुझे आपसे ही बात करनी थी। तो कहता ठीक है बैठो। तो बगल में सोफ़ा पड़ा रहता है, उसी में वो बैठ जाती है और ये कहता है ठीक है 2 मिनट बैठो आप, मैं चाय लेकर आता हूँ। तो वो कहती है मैं चाय नहीं पीती हूँ और आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। अब ये बैठा रहता है लेकिन वो कोई बात नहीं कर रही थी, वो अजीब सी नज़रों से रणविजय को देख रही थी। रणविजय थोड़ा असहज हो रहा था क्योंकि ये बहुत अजीब था, पहली बार ऐसा कुछ था जो कोई लड़की उसे इस तरह से देख रही थी। रणविजय को वो लड़की पसंद थी क्योंकि वो खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थी। मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये लड़की मुझे पसंद करती है तो मुझे तो वैसे भी पसंद है, तो मेरे लिए तो ये लड़की ठीक है। मतलब मन में जो सोच रहा था, आगे से वो लड़की बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? अब रणविजय तो अंदर ही अंदर खुश था लेकिन कहता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो इसलिए आपकी फैमिली वाले जो भी हैं तो हम उनसे बात करेंगे पहले, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अभी तो मुझे आए हुए 2 ही दिन हुए हैं। तो वो कहती है अरे मेरी फैमिली में कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ और यहीं पास में ही एक किराए पे घर ले रखा है, वहीं पर रहती हूँ। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप अभी जाइए और हम सुबह बात करेंगे। तो वो कहती है नहीं, मैं सुबह नहीं मिल पाऊँगी, मैं काम पर जाती हूँ और क्या अभी थोड़ी देर मैं नहीं बैठ सकती? तो अब वो समझता है कि मतलब अब कोई लड़की आई है तो कहीं ऐसा ना हो कोई गलत समझे, कुछ भी समझे, क्योंकि अभी तो नया नया आया है, कोई बात हो जाए तो गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा शर्मा रहा था, हिचक रहा था। तो वो लड़की जब ज़्यादा बोलने लगती है तो कहता है ठीक है, अच्छा आप यहाँ रुकिए, मैं अपना तब तक ऑफिस का कुछ काम कर लेता हूँ। अब रणविजय अपने ऑफिस का काम कर रहा था, अचानक से उसकी निगाह पड़ती है कि जो टेबल के ऊपर उसने एक ग्लास रखा था वो उस लड़की से काफ़ी दूरी पर था। लेकिन ये काम कर ही रहा था तो मतलब इसने नीचे नीचे ही देखा कि वो लड़की वो पानी शायद पीना चाह रही थी। उसने अपना हाथ इतना लंबा किया और वो ग्लास उठा करके पानी पी रही है। ये देख करके रणविजय बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि लगभग 10 कदम रहे होंगे उस लड़की से वो ग्लास की दूरी, इतनी लंबा, मतलब कुछ समझ से परे था। अब रणविजय अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस इतना बोलता है कि शायद रात बहुत हो गई है तो अब आपको जाना चाहिए। तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रणविजय कुछ समझ पाता तब तक अचानक से वो एकदम से रणविजय के बेड के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? तो रणविजय उठकर खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और आप यहाँ से चली जाइए, हम दिन में बात करेंगे। वो एकदम से रणविजय का गला पकड़ लेती है और रणविजय से कहती है कि मैं जो चीज़ पाना चाहती हूँ वो मैं पा कर रहती हूँ और मैं आपका खून पीना चाहती हूँ। अब रणविजय ये सुन करके तो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे पीछे पड़ी हो? तो वो कहती है कि आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इस डाक बंगले में जो भी आएगा मैं उसे इसी तरह से मारूंगी। अब ये सुन करके रणविजय और डर जाता है और मतलब ये सोच लेता है कि अब शायद मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि वो लड़की अब इतनी ज़्यादा भयानक दिख रही थी और इतनी ज़्यादा डरावनी थी जो देख करके रणविजय डर तो रहा था, लेकिन गाँव का एक स्ट्रॉन्ग लड़का था वो, तो वो आंख में आग डालकर बात करना जानता था। तो उसने कहा आखिर जब मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो तुम मुझसे ऐसा क्या चाहती हो? तो उसने कहा आज से कुछ सालों पहले इस डाक बंगले में 4 लड़के आए थे रहने के लिए, वो भी शायद डाकघर में नौकरी करते थे
और मैं यहाँ पर एक काम वाली के तरह काम करती थी। उन चारों लड़कों ने एक दिन मौका देखकर मेरा फ़ायदा उठाया और उसी हाथापाई में मेरी मौत हो गई। मेरी बॉडी इसी डाकघर के पीछे गार्डन में उन्होंने दफन कर दी थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तब से इस डाक बंगले में जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। मैंने उन चारों को भी मारा था और एक एक करके अब जो भी इस डाक बंगले में आएगा वो मारा जाएगा। तो अब इतना कहने के बाद वो एकदम से हंसने लगती है। रणविजय डर की वजह से अब वो इधर उधर भागने लगता है। वो कहती है तुम कहीं भी भागकर नहीं जा सकते हो, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो। रणविजय उससे बहुत हाथ पैर जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो इतनी तेज़ी से बेड के ऊपर हवा में उड़ रही थी और हंस रही थी, कह रही थी कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। जिस तरह मेरे साथ गलत काम किया, मुझे मारा है, उसी तरह तड़प तड़प कर तुम लोग भी मरोगे। सारी मर्द जात ऐसी ही होती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, सभी ऐसा नहीं होते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ आप मुझे जाने दो। मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर आप खुश रहें। ये सुनते ही वो आत्मा थोड़ा सा शांत होती है और कहती है कि मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ और मैं मुक्त होना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो रणविजय कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँगा, आपको मुक्ति दिलाऊँगा। तो वो लड़की फिर एकदम से शांत होती है और दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे मुक्ति दिलाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब ये सुन करके रणविजय कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वादा किया है तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। इतना कह के वो लड़की चली जाती है। अब रणविजय सो तो नहीं पाता है लेकिन कोशिश करता है सोने की। आधी रात तो हो ही चुकी थी, अब सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही ये तुरंत वहीं के पास के ही एक मंदिर में जाता है, वहाँ पंडित जी से मिलता है, उनको बात पूरी बताता है और कहता है कि एक आत्मा की मुक्ति मतलब करवानी है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। अब ये पुलिस वालों की मदद से पंडित जी को ले करके डाक बंगले के पीछे जाते हैं और वहाँ से उसकी बॉडी को निकाला जाता है। पंडित जी सारे नियम कानून से और अच्छे से उसका क्रियाकर्म करवाते हैं, उसको मुक्ति दिलाते हैं और वो आत्मा अब मुक्त हो गई थी, हंस रही थी और खुश थी और रणविजय को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी। रणविजय इतना सब कुछ देख चुका था तो अब उसकी हिम्मत तो नहीं थी उस डाक बंगले में रहने की, लेकिन लोग बताते हैं कि अब वो डाक बंगला बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कोई रहने को तैयार नहीं है। तो वो डाक बंगला बंद हो चुका है। रणविजय को दूसरी जगह रहने को स्थान दिया गया है, वो वहाँ रहता है। लेकिन ये वाकया रणविजय बिल्कुल नहीं भूल पाता है कि वो इतना भूतिया डाक बंगला कैसे उसने वहाँ पर 2 रातें गुजारी थी अपनी और फाइनली उस आत्मा को मुक्ति मिली थी। तो आप लोगों को रणविजय की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।